अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, दिन का आगाज़ करते हैं एक दुआओं के साथ, इस ख्याल के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। और भाई अब हो रहे हैं पेपर्स। जी हाँ, पेपर्स हो रहे हैं इंटरमीडिएट के। उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आज उनका केमिस्ट्री का पेपर है और अब इन पेपर्स का आगाज़ हो गया है। और बात यही है कि ना पेरेंट्स को कोई इशू हो और ना ही स्टूडेंट्स को कोई इशू हो, अच्छे से ये लोग अच्छा पढ़ें। अब कुछ बात कर लेते हैं हम जब सेहत के हवाले से बात करते हैं ना, तो सेहत के हवाले से ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज शो के आगाज़ में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जॉइंट्स के हवाले से। जोड़ों की जो सेहत होती है वो बड़ी लाजमी होती है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत उसकी इलास्टिसिटी अच्छी रहे, उसकी चिकनाई जो है वो बरकरार रहे, ताकि आपको चलने फिरने में मुश्किल पेश ना आए, ताकि आपको भागने दौड़ने में मुश्किल पेश ना आए, तो आपने जो है इन तजावीज़ पर गौर करना है और इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें आपका लाइफ स्टाइल है। लेकिन इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, वो इस तरह से हैं कि जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए जो है ये 6 अहम तजावीज़ हैं, जिसमें ये है कि आपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है, आपने स्विमिंग करनी है या फिर चहलकदमी करनी है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन है ऑलरेडी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसको एक्सेसिव नहीं करना है, बहुत स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि अपने वेट को कंट्रोल करना है। देन फिर आपने ये करना है कि पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा, जो कि जब आप वाटर इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो आपके जो जोड़ों की रवानी है उसको बरकरार रखेगा। अब इसमें कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो कि आपको जोड़ों के दर्द से निजात दिलाएगी, जो कि आपके जोड़ों की जो इलास्टिसिटी है वो बेहतर बनाएगी? वो हैं जी डाइट में मछली है, अखरोट है, अलसी के बीज हैं, जो कि आपकी जिस्म में जो है वो सोजिश के मुहरिकात को कम करते हैं। अच्छा, फिर जो है वो है जी दुरुस्त अंदाज में बैठना, और इसके अलावा जो है वर्जिश करना। आपने वर्जिश भी करनी है और लाइफ स्टाइल को मेंटेन भी करना है। तो इन बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपके जो जोड़ों की सेहत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। तो मौसम जो है कराची का वो कैसा है? कराची का मौसम वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो गया है और लोग यही कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो गर्मी आ गई है, और साथ साथ लोड शेडिंग भी चल रही है। तो कराची का जो मौसम है, शहर का मतलब साफ़ है, मौसम जो है वो गर्म है, मरतूब है। इसके अलावा कराची में आज मामूल के मुताबिक गर्मी रहेगी। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा तो जो दर्जा हरारत होगा वो 35 से 37 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची में आइंदा दिनों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम किस हवाले से, खबरों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। कौन आ रहा है? पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान आ रही है नॉर्वे की फनकारा, और फिर से एक दफ़ा कराची में धूम मचाने को तैयार है। ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, नॉर्वे का एक बड़ा नाम है। नॉर्वे की जो ड्रीम गर्ल हैं वो पाकिस्तान उनकी आमद होने वाली है। अब ये शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। अच्छा जी, आर्ट्स काउंसिल में गैर मुल्की फनकारों की आमद, फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग मिलेगा, और डेफिनेटली जब इस तरह के एक्टर्स आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कैरन हॉग है जो कि आने वाली हैं, और इन्होंने इस हवाले से जो है लोगों से बात भी की है और ये खुद भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो आपने सुना कि ये क्या कह रही है, खुद भी बहुत एक्साइटेड है। अच्छा जी, एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। सुबह जो है विजिट किया है सीएम सिंध ने और मेयर कराची के साथ। दैट्स अमेजिंग। अचानक ये दौरा था जो कि उनकी जानिब से किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सुबह 6 बजे जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा है, और उन्होंने वहाँ पर जो जारी तरक्याती काम थे उनका जायज़ा लिया। FW हुकाम ने मनसूबे की रफ्तार, मेयार और तकमील के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी है, क्योंकि उनको जो प्रोजेक्ट्स दिए गए उसके हवाले से उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची की जो आम शाहराह हैं उनकी बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। तो ये जो है वो ज़बरदस्त एक न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ में शेयर की, और इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से जो आवाम है ना, उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा बढ़ जाता है अपने रहनुमाओं के ऊपर कि नहीं भी ठीक है, इस तरह से दौरे भी कर रहे हैं, तरक्याती कामों का जायज़ा भी ले रहे हैं। चलिए जी, ये हो गई है न्यूज़। यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। कुछ बात करते हैं लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की। अब लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, और योगा जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकें, अपनी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रखें, अपनी नींद जो है उसको भी बेहतर करें। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हिना सोहेल ने, जो कि योगा एक्सपर्ट है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हिना? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा हिना, ये बताइए कि
कि हम बात कर रहे हैं आज योगा से रिलेटेड ना, कि योगा हमारी नींद को किस तरह से बेहतर करता है, हमारी लाइफ में किस तरीके से जो है वो पीसफुल चीज़ें होती हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है वो क्या है? अब जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो इंसोम्निक होते हैं, मतलब जो इंसोम्निया का शिकार होते हैं, या फिर उनकी नींद जो है वो सोते हैं, फिर उसके बाद वो उस तरह से प्रॉपर अपनी स्लीप नहीं ले पा रहे होते, उनके लिए योगा कितना बेनिफिशियल है? सबसे पहले तो जो स्टेप 1 है वो है रिलैक्सेशन। ओके। तो रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से एक टेक्निक ब्रीदिंग है, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट अगेन दोबारा जरूरी है बात करना नींद के हवाले से। सो जब आप बिस्तर पर सोने लेटे हैं, सबसे पहले आपने अपना सारे काम खत्म कर दिया, यू मेक श्योर कि कोई चीज बाकी नहीं है, दिन के सारे जो आपकी चेकलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी हो। सही। क्योंकि अगर कुछ रह जाता है तो वो दिमाग में चलता रहता है, तो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट, आप बिस्तर पर लेटेंगे, उसके बाद डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। सो डीप ब्रीदिंग करने से जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल रेगुलराइज हो जाता है और बॉडी खुद को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। सही। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। राइट। एंड देन इट्स बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस हो, बहुत आसान सी टेक्निक्स होती हैं जिनको कोई भी फॉलो कर सकता है और हर कोई उससे फायदा उठा सकता है। सही, हर कोई उससे फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि योगा जो है, जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हैं, यानी जिन्होंने पहले कभी योगा नहीं किया होता, ये प्रैक्टिस पहले नहीं की होती, तो उनके लिए क्या है कि वो ग्रेजुअली स्लोली इसको स्टार्ट करें? कैसे स्टार्ट करें? दिन में कितने दिन जो है वो योगा करें, या फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं? इसको स्टार्ट कैसे किया जाए? क्योंकि स्टार्ट करने से पहले तो इसके कुछ ना कुछ डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस भी होती होंगी कि आपने इस तरह से करना है, इतनी देर आपने सोना है, ये आपने डाइट लेनी है, ये सारी चीज़ें बताइए कि इनिशिएट कैसे किया जाता है इसको। बिल्कुल, देखिए योगा इटसेल्फ एक कंप्लीट एक्सरसाइज भी है और आप इसको किसी और एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए योगा का सहारा ले सकते हैं। सो 1 घंटा आपने जिम किया, उसके बाद आप 1 घंटा या आधा घंटा योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा इटसेल्फ भी एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। अगर आप स्ट्रेंथ की तरफ, योगा से स्ट्रेंथ की तरफ बॉडी को यूज करते हुए आते हैं, जिसके अंदर सारा बॉडी वेट यूज करते हैं, सो योगा इटसेल्फ एक बहुत कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, जैसे आपने पूछा कि कितने दिन योगा करना चाहिए, सो बिगिनर्स के लिए कम से कम हफ्ते में 3 दिन योगा, 2 से 3 दिन योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप रोजाना कितने भी टाइम, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा 1 घंटा लेके बैठना हो, आप थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। 10 से 15 मिनट योगा की कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचिंग्स कर लीजिए और उसके बाद मेडिटेशन जरूर कीजिए। सही, और उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। योगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अच्छा, हम क्योंकि योगा के हवाले से बात कर रहे हैं और योगा के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, हम बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर शोज़ भी करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि योगा की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। हमारे यहाँ यूजुअली ख़वातीन जो हैं वो योगा के नाम से इसलिए थोड़ा सा खौफज़दा हो जाती हैं कि उनको लगता है नहीं, इसमें तो शायद ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, हम तो ऑलरेडी जो है वो मस्कुलर इंजरी का शिकार हैं, हम लोग कैसे जो है वो इतने मुश्किल स्टेप्स कर सकते हैं। तो उन ख़वातीन के लिए बताइए, उन ख़वातीन को बताइए कि वो किस तरीके से जो है वो योगा परफॉर्म करें। अगर किसी को मस्कुलर इंजरी है, अगर किसी को आर्थराइटिस है, अगर किसी को वेरिकोज वेन का इशू है, तो वो कैसे जो है वो योगा कर सकता है और इसके आसान स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं? जी जी, सो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और किसी इंजरी के साथ हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि पहले आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ योगा स्टार्ट करें। ठीक, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे कि आपकी कोई इंजरीज हैं, आपके लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी हर किस्म की आपसे इन्फॉर्मेशन जरूर लेते हैं इंस्ट्रक्टर्स। और उसके बाद आपको वो मॉडिफाई करके पोजेस को करवाते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप ये से लेकर जी 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 नहीं आप कंटिन्यू योगा माइल्ड से लेकर एडवांस तक हर कोई कर सकता है। सो योगा की जो बेसिक माइल्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें भी अगर कोई इंजरी के साथ आते हैं, कोई पेशेंट्स होते हैं या कोई क्लाइंट्स होते हैं जो इंजरी के साथ आते हैं, तो उन्हें भी माइल्ड मॉडिफाइड पोजेस करवा दिए जाते हैं। तो वो हर कोई योगा अटेम्प्ट कर सकता है। जहाँ तक बात है स्ट्रेचेस ज्यादा होने की, तो जब आप योगा स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो फिर आप ग्रेजुअली हर किस्म के पोजेस करना शुरू हो जाएंगे। सही, फिर उसमें आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना, मतलब आप ग्रेजुअली स्लोली किसी चीज को स्टार्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है योगा?
जब आप योगा के मैट पर बैठते हैं और सबसे पहले ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपकी ब्लड सर्कुलेशन रेगुलराइज होनी शुरू हो जाती है। यस, हाँ, So, the यू first फील 10 कंफर्टेबल, minutes, यू नो, हाँ, कि आप यू आर बिल्कुल डूइंग समथिंग, हाँ, यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो फर्स्ट 10 मिनट्स जो हैं वो आपको तकरीबन हर किस्म का जो आपका स्ट्रेस है उसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और हर किस्म की ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होने शुरू हो जाती है। सही, इसके अलावा भी अगर कोई स्ट्रेसेस हैं बॉडी में, किसी किस्म की टेंशन है, क्योंकि बॉडी आपकी टेंशन को एब्जॉर्ब करती है, मसल्स को सख्त करना शुरू कर देती है, मसल्स आपको हाँ, स्टिफ होना महसूस हो रहे होते हैं लोगों को कि स्ट्रेस है आपको, तो मसल्स आपके स्टिफ हो रहे होते हैं। सही, तो जब आप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके मसल्स रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड को अच्छी सर्कुलेशन की जगह मिलेगी, तो वो अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेट करेगा, रेगुलराइज हो जाएगी, रेगुलराइज हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों का होता है ना इशू कि उनको जॉइंट पेन है, अभी मैं जब अपना इंट्रो करी थी तो आज उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया कि जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है उन लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उनको जाहिर सी बात है डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, फिर उनको क्योंकि इलास्टिसिटी का इशू होता है, यानी कि जो जोड़ों की जो चिकनाई होती है अगर वो कम हो जाए तो उसमें फिर फ्रिक्शन होती है। आपने देखा होगा लोगों को उठने और बैठने में भी मसला होता है, तो उसके लिए क्या योगा बेनिफिशियल है? ऐसे लोग जिन लोगों को जॉइंट पेन है, क्या वो भी योगा कर सकते हैं? कोई आसान स्टेप्स कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, योगा के जो आप सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे होते हैं, हाँ, वो योगीज होते हैं जो कि माशाल्लाह से सेहतमंद होते हैं और वो बहुत अरसे से योगा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। राइट, तो योगा एक्चुअली, क्योंकि वो टीचर्स होते हैं और उनको इस तरह से करके दिखाना होता है लोगों को, तो आप उसको देख के लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको देख के इंटिमिडेट हो जाए या उसको देख के ये सोचने लगे कि हम ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो योगा एक इतना मुकम्मल एक्सरसाइज है जो हर किसी के लिए है। हाँ, तो कोई अगर बिल्कुल नहीं मूव कर सकता, कोई ऐसे लोग भी, जॉइंट पेन्स तो चलो लोगों के अंदर मूवमेंट्स मौजूद होती हैं, बट ऐसे लोग भी जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते और कर पा रहे होते या व्हील चेयर्स पर होते हैं, उनके लिए भी योगा बेनिफिशियल हो जाता है। चेयर पर बैठकर भी योगा किया जा सकता है। सो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग और हल्की हल्की सी माइल्ड सी एक्सरसाइजेस से लेके फिर एडवांस तक जाया जा सकता है। सही। अच्छा, तो ये योगा जो हाँ, उनके लिए इसलिए बेनिफिशियल होता है। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ग्रेजुअली स्लोली लाइटर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं लोग, तो उसमें मुझे ये बताएं कि अब जो आपने कहा कि एडवांस योगा एक्सरसाइज, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, और वो कौन सी खवातीन करती हैं? उसके लिए आपको बिल्कुल जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, और वो कौन सी एज की खवातीन कर सकती हैं? अच्छा, देखिए, योगा में कभी भी एज किसी चीज को रोकती नहीं है। दैट्स ग्रेट। ठीक है। और फिर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी एज की खातून प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हैं, माइल्ड से स्टार्ट करेंगी या बेसिक्स से स्टार्ट करती हैं। अगर रेगुलर नॉर्मल हेल्थ के जो लोग होते हैं वो बेसिक योगा पोजेस से अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। फिर आपके जब मसल्स मजबूत होंगे, आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे, आपके टेंडन्स मजबूत होंगे, ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, तो आप ग्रेजुअली मजीद इंटरमीडिएट, मजीद एडवांस पोजेस भी करना शुरू हो जाएंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन में या 1-2 महीने में नहीं होता, इसमें कुछ साल लगते हैं, बट आपको कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। रोज आपको मैट पे लाना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। है ना, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि 1-2 साल लगते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना चाहिए। अब जो लोग योगा कर रहे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिसार्टेड हो जाते हैं कि नहीं भाई ठीक है, हम तो योगा किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी जो है वो हमारी पर्सनैलिटी नहीं चेंज हो रही, हम कूल नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, हमारे अंदर वो चेंज नहीं आ रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जाहिर है ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीने की जो है वो योगा क्लासेस हो या 1-2 महीने की एक्सरसाइज हो उससे आपको फील होगा कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। चेंज खुद लाना पड़ता है, कुछ फील भी करना पड़ता है। आप अगर योगा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फिर आप बाकी अपना जो लाइफ स्टाइल है वो भी तो चेंज करें ना। मतलब आप अगर योगा कर रहे हैं तो फिर आप अपने स्लीप आवर्स बेटर करें, अगर आप योगा कर रहे हैं तो फिर आप अपनी डाइट भी बेहतर करें। तो इस हवाले से भी गाइड कीजिए कि योगा करने के साथ साथ दिन भर का जो लाइफ स्टाइल है, काम के साथ साथ ज़ाहिर ख़वातीन घर में काम करती हैं और मर्द हज़रात ऑफिस जा रहे होते हैं, तो वो किस तरह से फिर मेंटेन करें? ओके, सो योगा को हम मैट तक महदूद नहीं रखते, योगा आउट ऑफ द मैट भी होता है। ठीक है। सो दिन भर में माइंडफुल रहना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या खाली खुली सी कैलोरीज ले रहे हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो क्या हम कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं मौजूद, क्या हम
अच्छी ग़िज़ा, बेहतरीन प्रोटीन, हायर प्रोटीन डाइट और लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं? हाँ। क्या हम जो अपनी मूवमेंट्स डेली की कर रहे हैं उनके अंदर कोई ऐसी स्ट्रेचेस शामिल हैं कि नहीं है? ये सारी चीज़ें माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगेन अपना स्ट्रेस रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस रिलीज नहीं करेंगे तो आपका ज़हन इधर उधर चलता रहेगा। और अगेन इम्पैक्ट फिर 2 साल के या 5 साल में भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आउट ऑफ द मैट योगा की प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो योगा शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द लाइफ, पूरी जिंदगी का लाइफ, एक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए योगा। सिर्फ मैट पर बैठ के 1 घंटा योगा करना काफी नहीं होता। आउट ऑफ द मैट इज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि ये 2 साल में भी नहीं इफेक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको प्रॉपर चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अब जिस तरह से हम योगा के हवाले से बात करें ना, वहाँ थोड़ा सा हम इस बात को एलिब्रेट कर दें आप कि जो योगा है वो हर एज ऑफ ग्रुप के लिए है और योगा आप घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर से एक दफ़ा ट्रेनिंग ले लें तो उसके बाद वो स्टेप्स आप कर सकते हैं। अब ये बताएं कि घर में जो स्टेप्स, जो इजी स्टेप्स होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि रात को सोने से पहले भी उनके कुछ स्टेप्स होते हैं तो वो कर लेते हैं, उनको बेहतर नींद आती है। तो वो कौन से स्टेप्स हैं योगा के जब आप रात में कर रहे होते तो आपको ज़्यादा बेहतर नींद आती है, या वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आप सुबह कर रहे होते, सुबह के टाइम कर रहे होते आपको बेहतर नींद आती है? ठीक है। सबसे पहले तो योगा की प्रैक्टिस ब्रेथ कंट्रोल के साथ करना। हाँ। तो सुबह में अगर आप ब्रेथ कंट्रोल के साथ योगा की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पूरा दिन फ्रेश, एनर्जेटिक हो जाता है। Right. ठीक है। हाँ। उसके बाद रात की थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती हैं सुबह की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से। सुबह में जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो इस तरह की जाती हैं जिससे एनर्जी इनहैंस हो, और रात में जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो इस तरह की होती हैं जिससे बॉडी कामिंग इफेक्ट्स पैदा हो। ठीक है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। फिर अगेन जो सुबह के योगा पोजेस होते हैं उसके अंदर मसल्स का यूज, होल्डिंग, ये सारी चीजें आपको मसल्स की एंगेजमेंट ये डिफरेंट होती है। हाँ। रात की योगा प्रैक्टिस में आपने अपने मसल्स को रिलैक्स रखना होता है, पोजेस को डिफरेंट तरीके से यूज करना होता है। सो मोर और लेस पोजेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट पोजेस को करने का तरीका डिफरेंट होता है। सो ऑब्वियसली जब आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ये सारी चीजें समझाते हैं। सही, बिल्कुल। और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं पर्सनली भी सजेस्ट करूंगी कि लोगों को चाहिए कि वो जब योगा स्टार्ट करें तो ज़रूर किसी जो है वो ट्रेनर से बात करें, ज़रूर किसी योगा एक्सपर्ट को कांटेक्ट करें कि किस तरह से हमने इनिशियल स्टेप्स लेने। अच्छा, बहुत जगहों पर और बहुत साइट्स पर और सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो तादाद में ये देख रही होती कि योगा करें, डिप्रेशन से जान छुड़ाएं, योगा करें, एंजाइटी से जान छुड़ाएं। इसके बारे में बताएं, क्या वाकई जिस शख्स को डिप्रेशन है और वो योगा स्टार्ट करता है या ये एक्सरसाइज करता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है? ओके। सो देखिए, डिप्रेशन की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। एक रेगुलर डिप्रेशन जो हम सबके लिए होता है, रोजमर्रा का डिप्रेशन, वो बिल्कुल योगा से आप किसी और थेरेपी के बगैर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है जिसमें थेरेपी की जरूरत है, तो प्लीज गो टू अ थेरेपिस्ट। आप डायरेक्ट योगा से कुछ भी उस केमिकल चेंज को जो आपके दिमाग के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हुआ है वो योगा से नहीं होगा। उसके लिए थेरेपी जरूरी है। और योगा जो है वो एक एक्सटेंडेड थेरेपी की तरफ बिल्कुल यूज कीजिए। थेरेपी के साथ साथ योगा को भी एज ए थेरेपी यूज कीजिए। ठीक है। सो रोजमर्रा की डिप्रेशन के लिए योगा काफी है, लेकिन अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है, डायग्नोज्ड है, उसके कोई और वजूहात हैं, तो थेरेपी प्लस योगा, दैट इज द कंप्लीट द होलिस्टिक थिंग टू डू। चले जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमें बहुत सारी बातें बताएं और ये बताया कि भाई किस तरह से जो योगा जो है वो बेनिफिशियल है, ये हमारी स्लीप के लिए कितना अच्छा है, और जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर है, जो सही नहीं सो पाते, उनके लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ योगा अपनी ज़िंदगी में जो है वो ज़रूर शामिल करें। अगर आप इसका एडवांस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो इसकी जो ईजी स्टेप्स हैं वो ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और एक और पर्सनैलिटी है जिनसे हम आपको मिलवाने वाले। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि आप समझे कि पाकिस्तान में ना अगर 4 लोग बैठे हुए तो उसमें से 1 या 2 लोगों को ज़रूर डायबिटीज़ जो है वो होती है, यानी वो डायबिटिक होते हैं। अब ये इशू ऐसा है
कि अब हम ना इसके अंदर अब कोई एज डिफाइन नहीं कर सकते कि जी बुजुर्गों को भी डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो रही है, फिर यंग लोगों में भी डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये इतना जो है ना वो बढ़ती जा रही है, और क्या लोग गलतियाँ करते हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम ख्याल ही नहीं रखते अपनी सेहत का, या फिर हम ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी सेहत जो है उसको खोते जा रहे हैं, हमारी सेहत जो है वो ख़राब होती जा रही है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो डॉक्टर आमना सुहेल मौजूद हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर आमना कि ये क्यों इतना बढ़ती जा रही है डायबिटीज़ लोगों में, चाहे जिस भी एज ग्रुप के लोग हों, चाहे वो यंग हों, अब तो बच्चों में भी जो है वो डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है। क्या वजूहात है इसकी? सबा बहुत ही वैलिड और बहुत अच्छा आपने टॉपिक इसको रेज किया है। हमारी जो पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है। हाँ। और आईडिया कहता है कि तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस हो चुका है। 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अनडायग्नोज एंड अनस्क्रीन है। हाँ। और उसमें से 1 करोड़ ऐसे हैं जो कि इम्पेयर्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, उनको शायद अगले 3 महीनों में डायबिटीज हो जाएगी अगर वो इकदाम नहीं लेंगी। आपका जो कंसर्न है वो ये है कि डायबिटीज इन यूथ, जिसको मैं ये कहूंगी कि लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डायबिटीज कह दें, या फिर ये कहेंगे यूथ इंड्यूस्ड डाई ओबेसिटी। क्योंकि हमारे जो जनरेस हैं वो टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे हो गए हैं, वो एआई का तो बड़ा अच्छा यूज करते हैं, आईटी के तो प्रोग्राम हैं, लेकिन शायद उनको ये समझने की जरूरत है कि जिस कैलोरिक बॉम्ब को, जिसको मैं शुगर का नाम दूंगी, उसको मुख्तलिफ शक्लों से वो यूज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लीथल कॉम्बिनेशन के साथ वो खा रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि गलत टाइमिंग्स के अंदर खा रहे होते हैं। वो उनकी सेहत के लिए कितनी ही जो है ना नुकसानदेह है। वो उनको न सिर्फ डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ बल्कि उनको हाइपरटेंशन की तरफ, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ प्रोन कर रही होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि क्रिकेट खेलते हुए नौजवान की डेथ हो गई, जिम जाते हुए नौजवान की डेथ नहीं होता है, ये सारी चीजें हो रही होती है। अब बात करते हैं लीथल कॉम्बिनेशंस की, तो हम देखते हैं कि जो है ना वो बर्गर के साथ, पिज़्ज़ास के साथ, इंस्टेंट नूडल्स के साथ सोडा, कोला एंड कोई ना कोई फिजी ड्रिंक जरूर होती है। दिस इज टोटली लीथल कॉम्बिनेशन। आप देखें ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स को किस तरीके से हम बढ़ा रहे होते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूथ का, हमारे पास जो बच्चे आ रहे होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बड़ी भी होती है, प्लस उनको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज कि उनको नेक स्टिफ सिंड्रोम भी हो रहा था। कंटिन्यूसली मोबाइल चलाने की वजह से उनके जो मसल, नेक के मसल्स हैं वो स्पाज़म हो जाते हैं। तो ये चीज तो देखने की जरूरत है कि इनके स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और बाकी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस। बच्चों को स्ट्रेस है, बड़ों को स्ट्रेस है, इसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, हंगर बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मैं जो बच्चे जिनकी फैमिली पॉजिटिव है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, जो ज्यादातर ऐसी चीजें करते हैं, मैं तो कहूंगी कि आपको किसी सिम्टम्स को भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं और अपना HbA1c जरूर चेक करवाएं। सही, बिल्कुल बिल्कुल चेक करवाना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ जेंजीज के बारे में आपने अभी बात की ना स्टार्टिंग में कि ये लोग एआई में तो बहुत एक्सपर्ट हैं या दीगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मगर वहीं शायद हेल्थ के मामले में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि ये अपने मंथली जो है लैब्स कराएं। अगर तो इनको बहुत ज़्यादा शिकायत है कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर कुछ इस तरह के भी यूथ में आपने लोग देखे होंगे कि जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक नज़र आते हैं, जो अगर उन्होंने कोई हैवी एक्सरसाइज कर लिए तो पूरा दिन फिर वो आपको घर में नजर आएंगे कि भाई हम तो थक गए हैं। अगर उन्होंने रनिंग कर लिए तो वो ये कहते हैं हम तो थक गए हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए, और अगर किसी यंग पर्सन को, किसी स्टूडेंट को डायबिटीज हो जाती है तो जाहिर है ये तो उसके लिए तो लम्हा फिक्रिया है, मतलब उसके घर वालों के लिए भी परेशानी है, उसके खुद के लिए भी परेशानी है। तो वो कैसे फिर इससे बाहर निकले, किस तरह इसको मेंटेन करे, या क्या ये परमानेंटली यंग लोगों में खत्म हो जाती है, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि मुझसे ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि अच्छा अगर जवान लोगों को डायबिटीज हो गई है तो वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो उस तरह से जो है वो उसको अच्छे से टेकअप कर सकते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर आमना।
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन सबा। ये क्वेश्चन मेरे पास भी आ रहा होता है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जो यंग जनरेशन आ रही होती है वो तो इम्पेयर्ड ट्रैवल के साथ आ रही होती है। उनका HbA1c बिटवीन 5.7 to 6.4 के दरमियान होता है, या तो फास्टिंग उनकी 100 to 125 के दरमियान होती है, या रैंडम 140 से 199 के दरमियान होती है। अब इस स्टेज का मतलब ये है कि आपको एक अलार्मिंग रिंगटोन आना शुरू हो गई है या बैकअप कॉल आना शुरू हो गई है कि आपका जिस्म बार बार आपको ये कह रहा होता है कि भाई जितना संभालना था मैंने उतना तो मैंने संभाल लिया है। अब अगर इस स्टेज पे आपने अपने आप को रिवर्ट बैक नहीं किया या कुछ अपने जिस्म के लिए हिलजुल नहीं की तो शायद उसके बाद मैं नहीं संभाल सकूंगा। अब इस स्टेज पे आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है, घबराना नहीं है। बड़ी अच्छी बात, कंसिस्टेंसी के साथ आपने 2-3 चीजें करनी है। लाइफस्टाइल में हल्की सी मॉडिफिकेशन लानी है। वो क्या है? सबसे पहले अपनी प्लेट को बदलना है। आपकी प्लेट में पहले पोटैटो होता था, राइस होते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब में 70-30 का फॉर्मूला करना है। अब 70-30 का फॉर्मूला ये है कि 50% आपकी जो प्लेट है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। अच्छा, लोगों को बड़ा पसंद है कि सारी वेजिटेबल्स हमारे बहुत अच्छी हैं। मैं 3-4 वेजिटेबल्स का नाम दूंगी जो कि हम ना खाएं तो बेहतर है, कम खाएं बल्कि। पोटैटो है, शकरकंदी है, इसके अलावा वो गाजर है। ABC के जूस के नाम पे जो हम ABC जूस बना रहे होते हैं, मैं कहूँगी इससे बेहतर है कि काट के खाएं, जूसेस ना पिए। सेकेंडली 25% आपकी जो प्लेट है उसमें प्रोटीन होना चाहिए। एग या फिर जो चिकन है या फिर वीट है वो दें। रिमेनिंग 25% में जो है ना वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कोशिश करें। जौ का आटा, गंदम का आटा, गंदम के आटे में मोटा आटा है वो, और जो आपका राइस है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉलीफ्लावर उसमें। अपनी एक्सरसाइज के बारे में मैं ये कहूंगी कि अगर 30 मिनट्स की वॉक आप करते हैं तो तकरीबन आप 58% डायबिटीज को जो है ना वो आप कम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीजें अगर आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी चीजों को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहूंगी कि हमारे ज़ेबा बख्तियार हमारी लेजेंड अदाकारा हैं, क्या उनको डायबिटीज नहीं है? क्या वो जिंदगी अच्छी नहीं गुजारेंगे? वसीम अकरम है, वसीम अकरम भी है। हमारे काफी पॉलिटिशियंस जिनका नाम हम नहीं लेंगे, क्या वो हमारा मुल्क नहीं चला रहे हैं? सबको है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर आमना कि यूजुअली अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने लगी हूँ जो ऑलरेडी जिनका लाइफस्टाइल मेंटेन है और वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम तो हर चीज़ परफेक्ट कर रहे थे, हम तो वॉक भी कर रहे थे, हम तो हेल्दी डाइट भी ले रहे थे, अच्छी नींद भी ले रहे थे, हमें तो कोई इतना स्ट्रेस भी नहीं है, मगर फिर भी हम डायबिटीज़ का शिकार हो गए हैं। अच्छा, उसमें फिर ये है कि जेनेटिक्स या जीन्स में होती है तो फिर वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन समहाउ अगर किसी के जीन्स में भी नहीं है, जेनेटिक्स भी किसी के जेनेटिकली भी नहीं है, वो कौन लोग होते हैं जो कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं? सारी एहतियात करने के बावजूद वो कौन सी गलती कर रहे होते हैं? यहाँ पे मैं 30 सेकंड्स स्टडी का जरूर जिक्र करूंगी। 30 सेकंड स्टडी कहती है कि हर 30 सेकंड्स के अंदर हम पाकिस्तानी 6 टन जो है ना वो शुगर खा जाते हैं, और हर 30 सेकंड्स के अंदर एक पाकिस्तानी जो है वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है, और हर 30 सेकंड्स के अंदर हमारे पाकिस्तान जो है उसमें से 15 लाख डायबिटीज के ऊपर खर्च हो रहा है। तो उसका मतलब है कि हर 30 सेकंड्स के अंदर इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं। मैंने कल एक YouTube चैनल के अंदर देखा था, वो कह रहे थे कि आप, बल्कि मुझे लगा था कि मैं इस प्रोग्राम में जरूर बताऊंगी। वो कह रहे थे कि एक पाउडर लीजिए और 8 साल की शुगर को खत्म करें और जितनी शुगर चाहे मर्जी खाएं। मैं आपके तहत ये जरूर बताऊंगी कि देखिए, आप मर्जी चाहे जितनी मेडिसिन खिला दें पेशेंट को, आप मर्जी चाहे जितना इंसुलिन का डोज दे दें, आप चाहे कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक आप मीठे से, आप देखें कहीं भी हम जंग में जाते हैं तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जरूर पहचानते हैं। आपने अपने दुश्मन को तो पहचानना है ना कि ये चीज मैं खाऊंगा तो मेरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगी, ये चीज में तो आपने सबसे पहले ये तो देखना है ना कि मैं सफेद आटा उससे एहतियात करूं, या मैं कोक है या मैं फिजी ड्रिंक्स है, ये चीजें मैं ना पीऊं, मैं पाउडर मिक्स जो फ्रेश जूसेस है उसको अवॉइड करूं। तो ये 2-3 चीजें अगर मैं खा रहा हूं और इसके बाद मैं ये कहूं कि भाई मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, या मैं मेडिसिन भी ले रहा हूं फिर भी मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही,
तो ये आई थिंक सो टोटली गलत हो जाएगा। तो ये सब चैनल्स पे 2-3 चीजें चल रही होती है कि जितना मीठा खाएं फिर भी आपको शुगर नहीं होगी। आई थिंक सो यस बिल्कुल, इस बारे में बात करते हैं, जरूर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर ये जो सारी चीज़ें चल रही होती है डायबिटीज़ से रिलेटेड, कि आप जितना भी मीठा खा लें आपको शुगर नहीं होगी, ये हल है इसका या ये इसकी रेमेडी है, तो इसकी हकीकत क्या है इस बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो डॉक्टर आमना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड। अच्छा आमना, जिस तरह से आप बता रही थी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं या लोग उसको स्प्रेड करते हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन होती है, वो तमाम तर बातें आप ज़रूर एलिब्रेट करें ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें पता चले कि वो इस तरह के बातों पर गौर ना करें और अपनी सेहत से ना खेलें। इन बातों पर अमल करके बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़ीद अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। जी डॉक्टर आमना। जी बिल्कुल, काफी जगहों पर मैंने ये भी देखा था कि लोग ये कह रहे होते हैं कि आप जो है ना वो अगर आपकी शुगर लेवल मेंटेन है तो आप सारी चीजें खा सकते हैं। मैं इस चीज की मिसाल कल की एक पेशेंट से दे सकती हूँ कि कल मेरे पास एक पेशेंट आया जी सॉरी जी नो इश्यूज। उसकी जो एज थी वो तकरीबन 50 इयर्स ओल्ड थी और 50 इयर्स ओल्ड थी और तकरीबन वो मेरे पास आई और उसकी एक ही कंप्लेंट थी एंड शी टोल्ड मी कि मेरे जो है ना वो पाँव में बड़ा दर्द होता है। और जब मैंने शुगर लेवल्स चेक की तो वो तकरीबन 110, उसने बताया कभी मेरी 110 होती है और कभी मेरी 280 मिलीग्राम पर डीएल होती है। इसका मतलब शुगर जो है उसकी फ्लक्चुएट कर रही थी, शुगर फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन HbA1c उसका मेंटेन था। अब मैंने उसकी बड़ी इसको अच्छी मिसाल दी कि देखें दीवार पे अगर हम खड़े होते हैं और दीवार को अगर हम हल्के से दबाएंगे तो दीवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी दीवार को अगर हम हथौड़े से दबाएंगे, कभी दीवार को हम ड्रिल से दबाएंगे और कभी दीवार को जोर से धक्का देंगे तो यकीनन दीवार के अंदर दरार आ जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं खाने पीने के हवाले से, कंसिस्टेंसी के हवाले से। आप देखें ना, एक दिन हम डॉक्टर के पास, जिस दिन हमें फास्टिंग ब्लड का लेवल चेक करके जाना है उस दिन हमने बड़ी फास्टिंग कर ली, हमने कुछ भी नहीं खाया तो हमारे शुगर लेवल बड़े अच्छे आ गए। लेकिन जिस दिन हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना उस दिन हमने बर्गर भी खाना है, वीकली हमने पिज़्ज़ाज़ भी लेने हैं और हमने चूंकि एंजॉय करना है तो हमने काफी दूसरी सफेद आटे वाली चीजें भी ले लेनी है, तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। वो दीवार बड़ा जोर का दबाव आ जाता है और फिर दीवार में दरार पड़ सकती है। यहाँ से स्टार्ट होती हैं कॉम्प्लिकेशंस और फिर हमारे आसाब जो है वो नम होना शुरू हो जाते हैं, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात में इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं पैरों को बांध के सो गई। आप देखें ना, इसको हम कहते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके बाद हमारी आईज इन्वॉल्व होती है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, नेफ्रोपैथी हो जाती है जी, नेफ्रोपैथी हो जाती है एंड कार्डियोवास्कुलर। बात वही है कि लोग जो है ना तशखीस से डरते हैं, लोग जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से डरते हैं। मैं कहती हूँ कि आप अलामात जाहिर होने से क्यों डरते हैं, आप अर्ली चीजों को देख लें। क्या पैरालिसिस एंड डायलिसिस की बात तक पहुंचने की जरूरत है? बेहतर ये है कि शुगर लेवल जो स्टार्ट किए उनको ही हम कंट्रोल कर लें। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि शुगर लेवल कंट्रोल कर लें तो आगे फिर सिवियरिटी की तरफ नहीं जाते लोग, तो शुगर लेवल किस तरह कंट्रोल करने चाहिए? इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अब किसी को डायबिटीज़ होना शुरू हुई है या वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको क्या सिम्टम्स आते हैं कि वो फ़ौरन से जाके डॉक्टर को चेक कराए, मतलब अपना फास्टिंग करा ले, फिर उसके बाद जो है वो अपने शुगर लेवल चेक करना शुरू कर दे, तो वो कम से कम अगर ख़त्म नहीं भी कर सकता है तो ओवरकम तो करे ना, मतलब अपनी लाइफ में ठीक तरीके से मूव ऑन करे। जी, सुबह क्लासिकल सिम्टम्स तो आजकल सबको पता है कि किसी घर में या कहीं पे पड़ोस में यूरिनेशन हो जाए या थर्स्ट हो जाए, या डेफिनेटली वो उनका वेट लॉस या वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए तो हम सबसे पहले इनको यही बताते हैं कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई, डायबिटीज तो नहीं हो गई। तो ये तो हो गए उसके क्लासिकल सिम्टम्स। बात करते हैं कुछ ऐसी अंडरग्राउंड सिम्टम्स की जो कि मुझे यहाँ डिस्कस जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अगर आपके घर में कोई बच्चा भी हो, बड़ा भी हो, एडल्ट भी हो या बूढ़ा हो, अगर खाना खाने के फौरन बाद अगर उसको बहुत ज्यादा नींद के झोंके आने लगते हैं तो दिस इज अलार्मिंग साइन। क्यों अलार्मिंग साइन? इसका मतलब ये है कि आपकी जो शुगर लेवल है वो सेंटर तो पहुंची नहीं,
सेल थका हुआ है, आपकी इंसुलिन या तो कम हो चुकी है लाइक इन टाइप 1, या तो फिर इंसुलिन आपके ग्लूकोज को सेल तक लेके नहीं जा रही है, या तो फिर आपको टाइप 2 हो गई है। तो इसका मतलब सेल जो है वो एनर्जाइज नहीं है, वो आपको नींद की तरफ लेके जा रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे अलार्मिंग साइन स्टार्ट हो गई, यानी कि नींद का आना फौरन खाना खाने के बाद। नंबर 2, खाना भी खा लिया, मल्टीविटामिन्स भी ले ली, गज़ा भी आपकी बहुत अच्छी है, फिर भी हर वक्त थके थके रहना, फटीग सा एहसास। पेशेंट आते जी, फिर घर में क्या करते हैं लोग, आपको इसको वीकनेस का नाम दे देते हैं, थकावट का नाम दे देते हैं, तो फिर उसको और दवा देना जी स्टार्ट कर देते हैं और एबीसी जूस पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, शुगर लेवल और भी ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो थकावट, हर चीज थकावट कमजोरी नहीं होती है। आपने सबसे पहले इसमें अपने शुगर लेवल्स, टोटल ब्लड लिपिड प्रोफाइल और दूसरी चीजों पर भी नजर रखनी होती है। नंबर 3 चीजें, अगर आपका बच्चा बार बार फ्रिश होता है, बार बार ये कहता है कि मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब ये कि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है। तो सेल आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं तो भूखा हूँ, तो इसका मतलब जैसे कंटिन्यूसली भूख का एहसास होना। तो ये तमाम चीजें अंडरग्राउंड हो रही होती हैं, इस पे हमें अलर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स आ रही होती हैं। सही, इनिशियल सिम्टम्स आ रही होती है। अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त सिम्टम्स बताई हैं। सुपरफिशली ख़वातीन के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो इसको कनेक्ट करते हैं कि बीपी लो है, वीकनेस है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर नींद पूरी नहीं हुई, या फिर वो काम बहुत ज़्यादा कर रही है। इवेंचुअली अगर वो अपने लैब्स करा लें, अगर वो जाके प्रॉपर टेस्ट करा लें, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए कि शुगर जो है वो किस तरह से नुकसान देती है, शुगर जो है वो क्या इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, कि उससे क्या क्या चीज़ें ख़राब होने का, डैमेज होने का ख़तरा होता है, जिसमें सबसे पहले तो नज़र है, फिर इसके अलावा आपकी किडनीज़ हैं। तो ज़रा ये इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर बताइएगा ताकि लोगों को पता चले और वो इस अब शुगर जो है, एक्स्ट्रा शुगर जो वो इनटेक है, उससे अवॉइड करें। हमारे पास काफी फीमेल्स आ रही होती हैं, वो स्टार्ट की अलामत के साथ नहीं आती हैं, बल्कि फंगल इन्फेक्शन एंड यूटीआई के साथ आ रही होती हैं। सही। और सुबह यकीन करें जब उनके टेस्ट करवाते हैं तो यूटीआई, रिपीटेड यूटीआई अगर आपको हो रहा है, फीमेल को, मेल को या फीमेल को, तो फिर उसके जब हम टेस्ट करवा रहे होते हैं HbA1c या फास्टिंग ग्लूकोज या OGTT, तो उसके अंदर हमें डायबिटीज की डायग्नोसिस होती है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के साथ डायरेक्टली आ रहे होते हैं, क्योंकि इनिशियल सिम्टम को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था। अच्छा, उसके अंदर वो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पैर सुन्न हो रहे हैं, पैर जल रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, रात को रेस्टलेस, जी बिल्कुल रेस्टलेस लेग हो रहे होते हैं, रात को इतने ज्यादा पाँव, दिन में तो हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को जैसे हम बेड पे जाते हैं हमारी टांगे इतनी ज्यादा दुखती है कि हम उसको बांध के सो रहे होते हैं। तो ये सिम्टम्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी की होती हैं। खाना हजम नहीं हो रहा, या अक्सर पेशेंट ये भी बता रहे होते हैं कि बाजार में गए थे और चलते चलते हम गिर गए। इसके अलावा आंखों में धुंधलापन, ब्लरिंग ऑफ विजन, डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ आ रही होती है। जी बिल्कुल। यूरिन के अंदर प्रोटीन आने की सबसे निशानी, के जब पेशाब करने के लिए लोग जाते हैं तो यूरिन के अंदर झाग आ रही होती है, तो ये प्रोटीन यूरिया की निशानी होती है, इसमें हमें अर्ली देखना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस आ रहे होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर, चेस्ट पेन, एंजाइना के केसेस आ रहे होते हैं। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के साथ चीजें आ रही होती हैं, उसको देखना पड़ता है। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना, आपने अपना कीमती वक्त हमारे डाला और बहुत मुफीद बातें हुई। यहाँ पर वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, और मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जब भी हम मेकअप के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि मेकअप से रिलेटेड हम तमाम वो ट्रेंड्स कवर कर लें जो कि सीजनल भी होते हैं, वो ट्रेंड्स जो कि आप वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद है वकार हुसैन, उनको जो मैं वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा वकार, ये बताइए कि आजकल मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि अब है समर और ये जो सीजन जब चेंज होता है ना, तो मेकअप के ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मेकअप करने में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरम और वो सन ब्लॉक और वो चीजें जो वो मेकअप से पहले लगा रहे होते हैं स्किन पे विंटर्स में,
वो समर में हैंडल नहीं हो रही होती हैं वकार। बिल्कुल, देखिए जैसे मौसम चेंज होते हैं हाँ। उसी तरह आपकी प्रोडक्ट्स को भी चेंज होना जरूरी होता है। राइट। पांच दफा जो ओरिजिनल जो चीजें होती है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे जिसकी ऑयली स्किन है हाँ। तो लाजमी बात है वो वही प्रोडक्ट यूज करेगा जो ऑयल बेस्ड होगी। जैसे अगर हम सन ब्लॉक की बात करते हैं हाँ। तो सन ब्लॉक अगर ऑयली स्किन है तो वो जेल बेस यूज करेगा या वाटर बेस यूज करेगा, ठीक है ना। और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो ऑयल बेस यूज करेगा या उसके अंदर क्रीम बेस यूज करेगा। लेकिन जब विंटर्स आ जाते हैं तो आप विंटर्स में आप ऑयल बेस भी जो है वो अगर क्रीम बेस भी यूज करते हैं कोई ऑयली स्किन वाले तो वो सही रहता है। लेकिन जब समर आता है तो समर में जो ड्राई स्किन होती है उस पे तो आपको क्रीम बेस यूज कर ही सकते हैं, लेकिन जो ऑयली स्किन होती है उस पे आप जेल बेस ही यूज करते हैं या वाटर बेस यूज करते हैं। और अब सब मार्केट में इतने सारे सनब्लॉक्स हैं और प्राइमर्स हैं और फाउंडेशंस हैं, वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगा सकते हैं। जिस तरह मौसम चेंज होगा उस तरह अपने प्रोडक्ट को भी थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज करना जरूरी है। और ये इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग शायद हर प्लेटफॉर्म पे सारे मेकअप आर्टिस्ट दे रहे होते हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है और फिर भी लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, जब हम मेकअप ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आज आपसे ना कॉमन मिस्टेक पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा भला मेकअप कब लोग खराब कर देते हैं, कब जो है ना उसकी लुक ही चेंज हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां क्या होती है मेकअप में? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर खराब है तो आप अच्छा। कितना ही अच्छा मेकअप करना जानते हो, अगर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन खराब है, आपने अपनी स्किन टाइप के अगेंस्ट आपने प्राइमर लगा लिया या स्किन टाइप के अगेंस्ट आपने अपनी स्किन को प्रेप किया या कोई स्टोव क्रीम लगा ली या आपने जो फाउंडेशन सेलेक्ट की अगर आपकी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं है हाँ। और आपकी स्किन टोन के हिसाब से नहीं है हाँ। तो वो आपका मेकअप, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट, चाहे वो हाई एंड प्रोडक्ट भी आप ले लें, हाँ। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है तो मेकअप में गड़बड़ आनी ही आनी है। और ये बहुत आसान चीज होती है। अब इस वक्त मतलब आप अगर यूट्यूब पे भी देख लीजिए या इंस्टाग्राम पे देख लीजिए या जो बहुत सारे जितने मेकअप आर्टिस्ट अपने सैलॉन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में सारे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हैं जो कि अपना बाहर से एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनके पास जाइए, उनसे एक ही दफा जो है वो अपनी स्किन टाइप के बारे में जानिए, अपने फाउंडेशन के बारे में जानिए, फिर पैसे खर्च कीजिए प्रोडक्ट पे। लेकिन क्या होता है कि जब बाहर जाती हैं लड़कियां कहीं शॉपिंग करने के लिए तो वो देखती है यार ये गुच्ची है, ये अरमानी, ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छी होगी। आप ये सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स की खरीदनी है या लोकल भी प्रोडक्ट्स खरीदनी है तो क्या वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो भी खरीदनी चाहिए ना वो स्किन टाइप के हिसाब से ही लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर स्किन। हाँ बिल्कुल। बाद ऐसा होता है कि स्किन अगर बहुत फेयर है और आपने थोड़ी डार्क स्किन की ले ली तो आपको थोड़ी देर में आपका फेस ग्रे हो जाएगा। हाँ, वो भी ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने पैच लगा लिया, अपने कलर के हिसाब से, अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही लेनी चाहिए। अच्छा जी बकार कंटिन्यू कीजिए। गलत कॉन्सेप्ट ये है, सबसे गलत कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितनी ज्यादा बेस लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी कम बेस होगी उतना ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। सही। अच्छा वकार ये बताइए कि अब क्योंकि समर है और समर में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इवनिंग में बहुत ज़्यादा जाना आना होता है, टी पार्टीज हो रही होती हैं या फिर फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं, एक ओवरऑल गैदरिंग हो रही है, तो उसमें लोग ना बड़ा अच्छा मेकअप करके जाना चाहते हैं। तो इवनिंग मेकअप कैसा होना चाहिए, आजकल क्या ट्रेंड है, ये बताइए। देखिए इवनिंग मेकअप के लिए एक तो देखिए गर्मी के अंदर आप बाल खोलेंगे तो आप ह्यूमिड ना है, अगर बाहर का कोई ओकेजन है जैसे लॉन में है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ एसी नहीं है वहां पर आपका बाल फ्रिजी होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एंड तक तैयार लगे तो अपने हेयर स्टाइलिंग करें, अपने बाल टाई अप करें, बेसिक हेयर स्टाइल ज्यादा रखें, जैसे आजकल जेल बैक बन्स हैं या कोई पोनीज हैं, इस तरह की चीज करें ताकि आप आखिरी वक्त तक तैयार लगे। अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है स्किन के ऊपर। अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें और मेकअप इस वक्त इवनिंग में भी जो अब समर का मेकअप है या 2026 और 2027 का मेकअप है वो बिल्कुल लेस इज मोर पे अब चलता है। जितना कम मेकअप होगा उतनी ही आपकी स्किन प्यारी लगेगी। अब लोग स्किन को विजिबल रखना चाहते हैं, स्किन को ब्रीदेबल रखना चाहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है कि आप लेस फाउंडेशन लगाइए, अपनी स्किन के हिसाब से लगाइए, बहुत ज्यादा डार्क आई शेडोज से परहेज करें और आई लैशेस और मस्कारा का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि वो आपकी आईज को अच्छे से ओपन रखें एंड ब्लश अच्छे यूज करें और बहुत लेस मेकअप करें। बहुत ज्यादा कोई बहुत हेवी विंग लाइनर्स और बहुत ज्यादा या लाइनर लगाएं तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि पूरे फेस पे ज्यादा कुछ ना हो, सिर्फ लाइनर हो।
सही। अच्छा वकार ये बताएं कि आजकल वेडिंग ट्रेंड्स क्या हैं मेकअप के, स्टाइलिंग के, क्योंकि अब तो जो है ना वो इस तरह से स्टाइल बनना शुरू हो गए हैं कि डिफरेंट लोग अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन बना रहे होते हैं। लोग कंफर्ट लेवल के हिसाब से जैसा ड्रेस है, तो अब तो ब्राइड्स जो है वो बाल खोल भी रही हैं। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स देखी हैं जो प्रॉपर उन्होंने आयन किया होता है, बड़ा सिंपल सा स्टाइल होता है, उसमें एक गजरा एक जूड़ा वगैरह उन्होंने कुछ इस तरह से लगाया होता है। ये स्टाइलिंग है, जरा बताइए कि क्या है वेडिंग ट्रेंड्स फॉर ब्राइड्स? ये डिपेंड करता है। वैसे जो वेडिंग ट्रेंड जो आजकल है वो यही है कि आपका लेस मेकअप हो, आपकी स्टाइलिंग ज्यादा अच्छी हो। कलर्स में भी अब समर्स में बहुत ज्यादा रेड से लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब लोग नए पिंक्स में, बेज में, पेस्टल्स की तरफ आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा, उसके बाद मेकअप भी बहुत अच्छा होता है। अगर ओपन हेयर रख रहे हैं तो उसके लिए वेन्यू हमें सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपका वेन्यू क्या है। अगर ओपन एयर है या कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ह्यूमिड होगा तो हम ब्राइड से कहते हैं कि आप अपने बाल ओपन ना करें, क्योंकि अभी तो हम स्टाइल कर देंगे, स्प्रे भी कर देंगे, लेकिन जब तक आप वहां पहुंचेंगे वो ह्यूमिड से ना वो आपके फेस पे सारा है, उसकी जो बॉडी है बालों की वो नहीं रहेगी। तो हम ज्यादातर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ब्राइड ने जोड़ा भी हैवी पहना होता है, जेवर भी पहना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि स्टाइलिंग जो है वो मेकअप कम से कम हो, जिसको हम प्यारी लगे। जैसे अगर हमने रेड लिपस्टिक लगानी है तो हम आईज पे थोड़ा कम काम करें और उसको थोड़ा सा लाइट रखें। तो ओवरऑल कोशिश करते हैं कि वेटलेस मेकअप हो, बहुत कम मेकअप हो। सही। अच्छा ड्रामा ट्रेंड्स के हवाले से बात करते हैं। आजकल हमारे ड्रामों में किस तरह का मेकअप है ये जरा बताइएगा। मैं भी बहुत सारे ड्रामास देख रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेकअप, और थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ चेंज किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ड्रामास में तो अब वही वाली बात है कि अब ज्यादातर एक वो जमाना था जब हम लोग जब ड्रामे के मेकअप छोड़े हुए मुझे शायद 15-20 साल हो गए। अच्छा। तो मैं अब से फिल्म और कमर्शियल्स के मेकअप करता हूँ। जी। तो ड्रामास पे जो मेकअप है वो पहले तो हमें होता था कि जी मुझे मेरी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि लिपस्टिक जो खुद लगाए तो मुझे बुरा लगता था कि भाई ये मेरा काम है, मुझे करने है। लेकिन अब जब मैं ड्रामा से सेट पे कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हर आर्टिस्ट अपना मेकअप खुद कर रहा होता है, अपनी हर चीज खुद ही है। तो अब वही है कि लाइट ब्लश लगा लिया, वन शेड लगा लिया, लिप लगा लिया। अब मुझे थोड़ा सा ये है कि ड्रामा में अब जो हम लोग मेकअप करते थे जिससे आपके कैरेक्टर्स बनते थे, अब वो कम हो गए। अब मुझे लगता है सबका मेकअप एक जैसा हो, सबका मेकअप एक जैसा हो गया। और वकार मैं ये नोटिस करी थी कि अब थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं खासतौर से खवातीन, वो बहुत ज्यादा जो है फॉलो करती हैं कि जी हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में कैसा मेकअप हुआ है, हमारी एक्ट्रेस ने कौन सी शेड की लिपस्टिक लगाई हुई है। मुझे लगता है कि ड्रामा एक ऐसी चीज है जहां पर कैरेक्टर बनाना बहुत जरूरी होता है। हर लड़की के खुले बाल, पिंक चीज, पिंक लिप्स और हैवी मस्कारा, ये अब मुझे लगता है 90% लड़कियां यही कर रही हैं। लेकिन मुझे एक्टर से कोई इसमें उसकी गलती नहीं है। असल जो चीज है ये डायरेक्टर्स का काम है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठ के कैरेक्टर्स को डिजाइन करें, जैसे पहले होता था कि कैरेक्टर डिजाइन करें और कैरेक्टर डिजाइन करने के बाद कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप करें ताकि वो उसी जॉनरा के अंदर लगे, आपको एक कैरेक्टर की वैरायटी स्क्रीन पर नजर आए। लेकिन अब जैसे खूबसूरत दिखानी है तो अब ये होता है कि सब, मुझे लगता है अब आप ड्रामास देखें उठा के तो मुझे लगता है 90% सबका एक ही जैसा मेकअप हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। ये आपने ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की बात कर चुके हैं कि भाई ऐसा लगता है जैसे 90% एक ही मेकअप हुआ है। अगर लड़की मतलब उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि अगर ड्रामा में 4 कैरेक्टर हैं, एक वालदा दिखाई है, बहन दिखाई है, फिर वो हीरोइन है, सबका एक जैसा मेकअप हुआ है और वो सबको एक ही कलर की लिपस्टिक लगी हुई है एंड ऑल दैट। बट अभी जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी वो ये कर रही थी कि मैंने ये फील किया है कि अब थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक आ गई है। ड्रामाज में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस जो है वो डार्क लिपस्टिक यूज कर रही है। तो क्या फैशन है डार्क लिपस्टिक लगाने का, या फिर वो आपको लगता है कि नहीं? डिपेंड करता है। डिपेंड करता है क्या ड्रामों के, एज फार एज ड्रामास आर कंसर्न्ड, उसके अंदर ये डिपेंड करता है व्हाट योर कैरेक्टर इज, राइट। अगर कैरेक्टर या सिचुएशन अगर आपकी इजाजत देती है कि आप डार्क कलर लगाएं या कोई बोल्ड मेकअप करें तो वो ड्रामे की सिचुएशन डिपेंड करती है। लेकिन इन रियल लाइफ अगर आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ कोई लोग अगर कोई डल फील करें और अगर उन्होंने व्हाइट कुर्ता भी पहना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने मरून लिपस्टिक लगा के काजल लगा लिया तो वो तैयार है। बिल्कुल ठीक है। चले डार्क लिपस्टिक मेक यू लुक फ्रेशर। सही। चलिए वकार डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मेकअप ट्रेंड्स पे हम बात कर रहे हैं। वकार हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वकार से मैं पूछ रही थी कि आजकल जो ब्राइड्स हैं वो किस तरह के मेकअप कर रही हैं, ड्रामों में किस तरह का मेकअप हो रहा है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि नेचुरल मेकअप क्या होता है। जो कहते हैं ना कि बस आपने कहीं निकलना है, फ़ौरन से अर्जेंसी में कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, मीटअप के लिए जाना है, तो आप किस तरह का मेकअप कर सकते हैं और नेचुरली आप कैसे, कौन सी बेस लगा के जा सकते हैं और कौन सा ब्लश जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वकार ये बताइए कि अर्जेंटली किसी ने कहीं जाना है, सडन कोई मीटिंग आ गई है, कोई मीटअप है या किसी के घर मिलने जाना है, तो किस तरह मेकअप करके जाएं, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें और कौन सा ब्लश लगाएं, क्या आई शेड लगाना ज़रूरी है या सिर्फ लाइनर से या हल्के हल्के जो है ना वन शेड से काम चल जाएगा। देखिए, जैसे अगर फर्स्ट करें किसी के आज डार्क सर्कल्स हैं या कोई अगर फेस पे कोई डिस्कलरेशन है तो उसको बस कवर करें और लाइट सी बीबी क्रीम लगाएं, अच्छा सा ब्लश लगाएं, डार्क सी लिपस्टिक लगाएं, काजल लगाएं, मस्कारा लगाएं। ऑलरेडी सही। अच्छा वकार, डार्क सर्कल्स के लिए जब कंसीलर लगाती हैं बहुत सारी खवातीन, तो वो ठीक है, उन्होंने अपने कलर करेक्शन के हिसाब से उसको पहले कलर करेक्टर लगाया, फिर उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कंसील कर लिया, लेकिन फिर भी होता ये है कि जो चीक्स का कलर है, जो स्किन की चीक्स का कलर होता है ना आपके फेस पे, वो डिफरेंट है और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो रहे होते हैं। तो वन टोन कौन सा ऐसा फाउंडेशन लेना चाहिए या क्या उसकी जो है वो टिप है या ट्रिक है या हैक है कि वो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो मर्ज हो जाएं और नज़र भी ना आए आपके फेस कलर के साथ, यानी आपकी स्किन कलर के साथ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है जो मैंने रेगुलरली कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो टीच भी कर रहा होता हूँ जी। तो सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि जब आप आंखों पे कलर करेक्टर लगाते हैं, आंखों के हल्के पे या जो भी आपके डिस्कलरेशन एरिया है वहां पर अगर आप कलर करेक्टर लगाते हैं तो उसके फौरन बाद ही जल्दी से आप कंसीलर भी लगा देते हैं, फिर फौरन से ऊपर से फाउंडेशन लगा देते हैं, तो वो इतना मैस हो जाता है। आपने अगर कलर करेक्टर लगाया तो कलर करेक्टर को थोड़ा सा एडजस्ट होने दें, फिर उसके बाद आप अपने स्किन के ऊपर जो है वो फाउंडेशन लगाइए, फाउंडेशन लगा के उसको एडजस्ट होने दें, देन फिर आप उस पर कंसीलर लगा के, और कंसीलर जैसे ही एडजस्ट हो जाए, कंसीलर को पहले आप लगाइए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद ब्लेंड कीजिए, वो समझे जैसे फोम होता है ना, उस तरह वो फोम ही हो जाता है और वो आपकी स्किन को कवरेज देता है। उसके बाद अच्छे से उसको टैप करके और वही पाउडर से लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप पूरे फेस के ऊपर पाउडर या चीजें लगाएं तो आपको कभी भी आपको डिस्कलरेशन नजर नहीं आएगी। सही। अच्छा, समर्स में फाउंडेशन यूज करना चाहिए या स्टिक यूज करना चाहिए, व्हाट डू यू प्रेफर? लोगों को बताएं कि क्या ठीक रहता है, क्या बेस्ट है। डिपेंड ऑन द स्किन। इफ यू हैव अ ऑयली स्किन, डोंट यूज स्टिक। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, यू कैन यूज स्टिक। बात ज्यादातर ये होता है कि आप इस पर लिक्विड फाउंडेशन की अच्छी आ गई है। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो यूज बीबी क्रीम, डोंट यूज फाउंडेशन। और अगर आपकी स्किन में सिर्फ डिस्कलरेशन है तो सिर्फ वो पार्ट, डिस्कलरेशन पार्ट को आप कवर करें, बाकी आप बीबी क्रीम लगाएं। बस ये ध्यान में रखें कि आप जो भी फाउंडेशन लगाएं वो बहुत लेस लगाएं और उसको सेटल होने दीजिए अच्छे से। और गर्मियां हैं तो पाउडर से सेटिंग होना बहुत जरूरी है। पाउडर से सेटिंग होना बड़ा जरूरी है। And avoid too much shimmers and too much shimmer shades and too much highlighter. मेकअप फिक्सर्स एंड ऑल, लोग मेकअप फिक्सर भी बड़ा यूज कर रहे होते हैं वकार। हाँ, मेकअप फिक्सर यूज करें, बिल्कुल यूज करें, लेकिन लुमिनेटर्स वाला ना करें। कोशिश करें कि गर्मियां हैं तो आप अपनी स्किन पे हर वो चीज करें जो थोड़ा ड्राई लगे, ताकि उससे आपकी लुक फ्रेश लगेगी और आपको धीरे धीरे आपके स्किन पे जो आपका फेस ऑयल है वो वैसे ही आएगा। तो कोशिश करें हाइलाइटर्स, और बहुत अक्सर जब आप देखें लड़कियों ने हाइलाइटर वाली चीज को पूरे फेस पे लगाना शुरू कर दिया है। हाइलाइटर सिर्फ हाइलाइटेड एरिया पे लगना चाहिए और बहुत ज्यादा चिकना और वो फेस जो है वो गर्मी में अब अच्छा नहीं लगता। तो जितना मैट, ड्राई और जितना आप फ्रेश मेकअप रखेंगे उतनी आपकी स्किन अच्छी है, उतनी स्किन जो है वो आपकी अच्छी हो जाती है। अच्छा वकार, ये बताइएगा कि आईब्रोज, अब हमेशा कंफ्यूजन ये रहती है कि आप जब एक फैशन मॉडल को देखते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट को देखते हैं, उसने जो है वो बड़ी चौड़ी चौड़ी आईब्रोज बनाई होती हैं, उसको डिफरेंट तरीके से बनाना सिखा रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी आपने कर्व में बनानी है, आर्च वाली बनानी है, एग्जैक्टली फैशन है क्या, ये जरा बताइए। देखिए, आईब्रोज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आईब्रोज का फैशन पहले होता था कि पहले भी बहुत बारीक आईब्रोज भी थी, फिर मोटी आईब्रोज आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि फेस के हिसाब से आईब्रोज आर द मेन पार्ट ऑफ योर फेस, इज द फ्रेम ऑफ योर फेस। अगर आपकी आईब्रो ठीक नहीं है
तो आपका चेहरा बैलेंस कभी लग ही नहीं सकता। हाँ। तो आईब्रोज आजकल जो फैशन में है वो ये कि बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, मीडियम रखें। हाँ। आपका आर्च डेवलप होना चाहिए ताकि आपका फेस लिफ्ट लगे। हाँ। बहुत ज्यादा लंबी आईब्रो रखने से परहेज करें, बहुत लंबी आईब्रो जो है वो आपके अपर एरिया को बहुत एलोंगेट कर देती है। तो आपने थोड़ा सा शॉर्ट रखें आईब्रोज को और थोड़ा सा नीट रखें। जो अगर आपको बुशी आईब्रोज भी चाहिए तो उसको अच्छे से आईब्रो जेल के साथ नीट रखें ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। ये बुशी आईब्रोज रखना तो आसान होती है, हाँ। हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, वही बात है ना कि कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कोई स्टाइल कैरी कर रहे हैं तो फिर जी। उसको आपको कैरी करना भी आना चाहिए। अच्छा, Exactly, ये आपने exactly. स्टाइल कैरी करने की बात की ना वकार, ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे स्टाइल होते हैं, हेयर डू की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी स्टाइलिंग होती है कि वो अगर किसी एक्ट्रेस पे अच्छी लग रही है या किसी और जो है ना खातून पे अच्छी लग रही है, वो ही किसी ब्राइड पे अच्छी नहीं लगती। मतलब एक ही स्टाइल बहुत सारे लोगों पे अच्छा नहीं लगता। तो यूजुअली ऐसा कौन सा हेयर स्टाइल है जो सब पे चल जाता है, जिसमें सभी अच्छे लग रहे होते हैं? वरना अगर कोई जूड़ा बना ले तो पहली दफा कोई जूड़ा बना ले या कोई और हेयर स्टाइलिंग कर ले तो वो अजीब लग रहे होते हैं कि ये क्या डिफरेंट कर लिया। वो ना डिफरेंट लग रहा होता है ना अच्छा लग रहा होता है, लोग उसके ऊपर बैड ही कमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ये जो हेयर स्टाइल बना लिया ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है आपकी कैरी करने पे। बात दफा किसी चेहरे के ऊपर जेल पैक बहुत हसीन लग रहा होता है, हाँ, जो एक्ट्रेसेस पे भी लगता है और आम लड़कियों पे भी लगता है, मगर उनके जहन में होता है कि जब तक मेरे मुंह पे बाल नहीं पड़े होंगे मेरा मुंह छोटा नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको फिर वो इतना चेहरे पे उनकी कंफ्यूजन होता है कि वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टाइल करने के लिए आपको अपना फेस शेप देखना बहुत जरूरी है। हर स्टाइल हर इंसान पे सूट नहीं करता। आपको ये जानना जरूरी है कि आईने के अंदर आप दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन आपका आईना झूठ नहीं बोल सकता। आईने के सामने खड़े हैं और देखिए क्या आप बाकी इसमें अच्छे लग रहे हैं। और बाज़ दफा ऐसा था कुछ लोगों के कुछ स्टाइल बहुत अच्छे लग रहे होते तो वो उसको ज्यादा कैरी करते। सही। अच्छा, जेल बैग की आपने बात की, तो जिनके बाल घने नहीं होते उनको तो नहीं बनाना चाहिए ना जेल बैग? मतलब अगर जिनके बाल अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वो जेल बैग बना ले तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि वो खवातीन भी जेल बैग बनवा रही होती है जिनके बाल पतले होते हैं, लेकिन वो फिर वो उस तरह से एनहांसिव नहीं लग रही होती। नहीं, फिर उसके बाद उस पर डिपेंडेंट करता है ना कि आप अगर जेल पैक बना रहे हैं तो आप उसमें पहले बालों को ट्रिम कर लें ताकि बालों में वॉल्यूम आ जाए। उसके बाद जो एरिया आपका पैची है जिसमें बोल्डनेस है या बाल नहीं है तो वहां पर आप कलर्स आ गए हैं, फाइबर्स आ गए हैं जो आप लगा सकते हैं। तो अगर किसी का दिल चाह रहा है कि नहीं मुझे उसको जेल पैक करना है और उसके बाल ऐसे नहीं है तो ये तो हमारा काम है कि उनको जेल पैक लुक दे दें। सही, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, असल में मसला ये होता है ना कि स्टाइलिस्ट चूज करने का भी तो मसला होता है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। वकार, आजकल ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हर कोई स्टाइलिस्ट मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि अब ये बात अगर आज से हम 15-20 साल पहले कर रहे होते तो शायद वो उस दिन वैलिड होती। लेकिन आज आपके पास मोबाइल के ऊपर पूरी दुनिया मौजूद है। यू कैन इजीली आप ट्रेंड देख सकते हैं कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या आप पे सूट करेगा, क्या आप कैरी कर सकते हैं, डिपेंड आपके कपड़ों के हिसाब से, आपके लुक्स के हिसाब से, आपके मेकअप के हिसाब से। अब तो इतनी सारी चीजें हैं कि अब तो मुझे लगता है लोगों के पास सवाल कम होने चाहिए। हाँ, नहीं, अच्छा, आपने ये जो आप कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया के थ्रू सारे ट्रेंड्स वगैरह चेक कर सकते हैं, वो तो चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर वही ट्रेंड्स लेके जब आप स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं तो फिर ये भी एक बड़ी नेमत है कि आपको अच्छा स्टाइलिस्ट मिल जाए। क्योंकि या तो अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल काम करते हैं और आपका ताल्लुक ही मेकअप से है या मीडिया इंडस्ट्री से है और आप फिर किसी ऐसे स्टाइलिस्ट के हाथ लग जाते हैं जो कि आपको नहीं अच्छा रेडी कर रहा, नहीं वो आपको वो लुक दे पा रहा, तो फिर तो आपका ओवरऑल करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। ये चीजें होती हैं, ये चीजें बिल्कुल होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक एक्ट्रेस को या किसी इंसान को ऐसा लगे कि उसके पास स्टाइलिस्ट सही नहीं है, वो उसको चीजों को कैरी नहीं कर पा रही या वो चीजें उसके ऊपर जिस तरह वो चाह रही वो नहीं आ रही, तो आई थिंक दे शुड चेंज द स्टाइल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा वकार, ये बताएं कि हमने ब्राइडल मेकअप के बारे में बात कर ली, हमने पार्टी मेकअप के बारे में बात कर ली। आजकल छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, स्कूल गोइंग बच्चियां जो होती हैं, जो टीन एज में होती हैं, उनका भी मेकअप बड़ा प्यारा प्यारा सा जो है वो उनकी मदर्स लेके जाती है, उनको सैलून करवा रही होती हैं। उनके लिए क्या टिप्स हैं कि अगर कोई छोटी बच्ची? बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ये था कॉन्सेप्ट, और अभी भी बहुत घरानों में कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर पियर्सिंग करानी है तो शादी के बाद, साड़ी पहनोगी तो शादी के बाद, मेकअप करोगी तो शादी के बाद, आईब्रो करोगी तो शादी के बाद, और जब शादी हो जाती है तो मियाँ कहता है मुझे पसंद नहीं है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स लोगों को होते थे। लेकिन अब जो है वो माए अवेयरनेस आ गई है माओ में और बहुत
ज्यादा बेहतर हो गई कि अब हाँ। उनको पता है कि वैक्सिंग इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन, इज नॉट अ पार्ट तो ऑफ। उनके लिए क्या टिप है, वो क्या फाउंडेशन वगैरह यूज करें, किस तरह मेकअप करें? देखिए जो हाँ। अर्ली एज बच्चियां हैं, हाँ। टीन एज बच्चियां हैं, उनको तो सिर्फ अपनी स्किन केयर करनी चाहिए एंड यूज बीबी क्रीम एंड ब्लश एंड लिप ग्लॉसेस वगैरह, मस्कारा। हाँ। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मेकअप भी ना करें, उससे भी होता है कि फिर आपका फेस मैच्योर लगने शुरू हो जाता है। हाँ। तो जो एज है उसी हिसाब से मेकअप करें, उसी हिसाब से बाल रखें। हाँ। बालों में देखें, प्ले विद द कलर, क्योंकि अब कलर इतने सेफ हो गए हैं कि आप इजीली इस पे कर सकते हैं कि यू कैन गो फॉर विद द ओम्ब्रे एंड यूजिंग कलर्ड ओम्ब्रे। हाँ। तो बच्चियों को मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूँ कि अपने अभी इस चीजों में प्रैक्टिकल कर सकती हैं और अब एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, तो बिल्कुल करें। हाँ सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हेयर कलर आजकल कौन से हैं ना? हेयर कलर देखिए, अभी आजकल तो वन टोन जो ग्लोबल कलर है वो ज्यादा इन है, और लोग हाईलाइट लो लाइट्स जो है वो अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब लोग फ्री स्टाइल कलरिंग पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। हाँ। जैसे कि अगर किसी को बालियाज और ओम्ब्रे ब्लेंड करके करते हैं, या बालियाज हो गया मनी पैक्स डाल के थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं, तो अब फ्री स्टाइल ज्यादा इन है। हाँ। और ज्यादातर अभी गर्मियों में तो एश टोन ज्यादा इन है, वार्म टोन्स कम इन है। तो एश टोन्स अच्छी लगती हैं, तो एश टोन्स करा रहे हैं लोग, कूल कलर्स करा रहे हैं, जिसमें हाँ। उनका पेज में जा सकते हैं, एश पेज में जा सकते हैं, और ग्लोबल कलर कराएं तो उससे ज्यादा अच्छे। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग हेयर कलर्स कौन से होते हैं? क्योंकि जब आप डाई कराते हैं तो वो थोड़े अरसे बाद फिर आपका डाई जो है वो खत्म देखिए होना ये शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि हेयर कलर जो होता है, अल्लाह मियां ने जो आपके बालों में पिगमेंट रखा है वो हाँ। परमानेंट है, लेकिन जो कंपनी ने कंपनी के जो आप पिगमेंट अपने बालों में डालते हैं, हाँ। जब कंपनी का पिगमेंट आपके बालों में डालते हैं तो आपका नेचुरल पिगमेंट खत्म हो जाता है। और कंपनी का पिगमेंट जो है वो 3 मंथ्स में फेड हो जाता है, बिकॉज वो हर शैम्पू में निकलता है। तो यू शुड रीकलर योर रीग्लॉस योर हेयर जब आप कलर कराते हैं। कि भाई आजकल तो ये है ना कि जी पुप्पे की बेटी की शादी है तो हमने कलर करा दिया, उसके बाद भूल गए, उसके बाद ग्लॉसिंग भी होनी है, ट्रीटमेंट भी होना है। और जब बाल झड़ना शुरू हो गए, जब पिगमेंट खत्म हो जाएगा तो बाल झड़ जाएगा। जब बाल झड़ना शुरू होते हैं तो फिर फौरन स्टाइलिस्ट को ब्लेम करते हैं, यार हमने वहां से हाईलाइट्स कराए थे, देखो मेरे बालों को क्या अच्छा हो गया। ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने केयर नहीं की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब जब भी लेकिन हर 3 मंथ्स में तो कलर, हाँ हर 3 मंथ्स में अगर कलर कराएंगे तो डेफिनेटली, बाल डाई कराएंगे तो डेफिनेटली फिर इम्पैक्ट तो होगा, उसका साइड इफेक्ट्स तो होंगे। नो 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 कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखिए, आपके बालों में एक परमानेंट पिगमेंट है, हाँ। उसको आप निकाल के आर्टिफिशियल पिगमेंट डाल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल पिगमेंट को तो रीफिलिंग की जरूरत होती है ना। अल्लाह मियां के जो पिगमेंट है वो तो जो अल्लाह ने हमारे बालों में कुदरती पिगमेंट दिया है वो तो परमानेंट है ना। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल पिगमेंट डाल रहे हैं अपने बालों में तो उसको रीग्लॉस जरूर करेंगे। रीफिल तो आप रीफिल कह रहे हैं, आप रीग्लॉस कह रहे हैं, उसमें पूरा डाई नहीं होता। उसमें जैसे अगर हम डाई में क्वांटिटी लगा रहे हैं जो उसका आप समझे 1/4 आप अपने बालों में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बाल रीफिल हो जाते हैं और आपका बाल नरिश हो जाता है। क्योंकि बाल अलाइव ही तब होते हैं जब उनके बालों में अच्छा पिगमेंट मौजूद हो, अच्छी तरीके से वो प्रोटीन लॉक हो और अच्छा सा पिगमेंट हो, तभी बाल आपके हेल्दी लगेंगे। और कलर से कोई नुकसान नहीं होता। ये मिथ है कि कलर करेंगे तो बाल सफेद हो जाते हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कलर से बाल सफेद नहीं होते, और डैमेज कभी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते, कभी भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। आप अगर उसकी केयर करेंगे, आप उसको रिफिल करते रहेंगे, आप उसकी ग्लॉसिंग कराएंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे। और सबसे अहम टिप जो मैं आपको दूं, जो अगर सब सुन रहे हैं तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी कलर कराएं या आप कलर ना भी कराएं, आपने शैम्पू करने के बाद जब आप बाहर आती हैं तो बाहर आने के बाद आप सीरम लगा के 100% अपने बाल को ठंडे ड्राई से ड्राई करने भले, मगर ड्राई कर लें उसको। आप मॉइस्चर रहने न दें उसको, आप नमी रहने न दें। जब बालों में आप नमी रहने देते हैं, चाहे वो ट्रीटेड हेयर हो चाहे नॉन ट्रीटेड हेयर हो, अगर आप उनके अंदर नमी रहने देते हैं तो उसी में खुश्की भी पड़ती है, उसी में आपको प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्योंकि अक्सर खवातीन होती है नहा के आई और उन्होंने बालों में जुड़ा बांध दिया। अब वो जो बालों के अंदर फंगस क्रिएट होता है वो उनको नजर नहीं आता, लेकिन वो धीरे धीरे उनके बालों को खराब करता है। इसलिए आप ड्रायर करना बिल्कुल, होता है कि भी रोज ड्रायर करें, बिल्कुल आप ड्रायर करें, आप ठंडा ड्रायर करें, आप गर्म ड्रायर ना करें। जैसा एयर ड्रायर होता है वो आप कर लें, लेकिन अपने बालों को 100% ड्राई करें।
चले जी, बहुत शुक्रिया वकार, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और वकार ने बहुत अच्छी बातें की और बहुत ज़बरदस्त हमें टिप दी है। वकार ने हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़बरदस्त टिप दी है कि भाई जब भी आप वॉश करते हैं अपना हेयर तो डेफिनेटली फिर आप ज़रूर ड्रायर कर लिया करें, उसके ऊपर हेयर ड्रायर ज़रूर कर लिया करें। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सरप्राइज है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे हम वेट लॉस के मुतालिक कि भाई वज़न कैसे कम करें। मतलब इतने सारे लोग इतने सारे मशवरे देते हैं, समझ नहीं आता कि किसकी बात सुने, एग्जैक्टली वेट लॉस होगा कैसे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी दिन भर गर्म पानी पीते रहें तो उससे भी वज़न कम हो जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी वॉक करें, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं और सेहत और जो है ना वो ख़राब हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में वेट लॉस करने का तरीका क्या है, इसकी क्या रेमेडी है, आप नेचुरल हर्ब्स के थ्रू जो है कैसे हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ लोग इस तरह से वेट लॉस कर रहे होते कि बीमार लग रहे होते। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नैयर ज़िक्रिया मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। अच्छा, ये बताइएगा कि हेल्दी वेट लॉस कैसे मुमकिन है, क्योंकि जब भी कोई डाइट करना शुरू करता है, कोई मर्द डाइट कर रहा हो, खातून डाइट कर रही हो, कोई भी डाइट करना शुरू करे तो जब वो वेट लॉस करते हैं वज़न तो कम हो जाता है लेकिन वो बीमार लगने लग जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कैसे नेचुरल हर्ब्स के थ्रू वेट लॉस किया जा सकता है? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा आपने जो है ये टॉपिक रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। हकीकत है कि हमारी खासकर जो न्यू जनरेशन है वो ये समझ रही होती भूखे रहेंगे तो वजन कम करेंगे। भूखे रहने की वजह से, कुछ ना खाने पीने की वजह से एक तो कमजोरी हो जाती है, आपकी स्किन सैग कर जाती है, और दूसरे नंबर पे वजन कम होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो वजन कम नहीं होता, ब्लॉटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। वजन कम करने के लिए जरूरी नहीं है आप गर्म जो है वो पानी पिए या अजवाइन और गर्म गर्म जो है वो चीजें इस तरह के कहवे इस्तेमाल करें, या खाली पेट उठ के आप सिक्का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आज मैं आपके साथ जो है वो वेट लॉस के लिए इस तरह की हेल्दी जो है वो कुछ ड्रिंक्स है, कुछ चटनियां हैं, कुछ कहवे है शेयर करूंगी जो कि इस गर्मी के मौसम के अंदर आपको हाइड्रेट भी रखेंगे, आपको सारा दिन फ्रेश भी रखेंगे और आपका खाया पिया भी हजम होगा, बहुत हेल्दी और बड़े मजे की जो है वो रेसिपीज के साथ। सही, बिल्कुल, बताइए। हाँ जी, उसमें ये है कि सबसे पहले आप देखें कि गर्मियां जो है वो स्टार्ट होते साथ ही हमारे दस्तरखानों पे जो है वो चटनियां जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो चटनी का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने खाने को जो है वो अपनी मील को जो है वो बहुत टेस्टी जो है वो करना है। बेसिक मकसद उसका जो है वो आपका मेटाबॉलिक जो है वो फास्ट होना चाहिए, आपका कुव्वत हाजमा। हाँ। आसान लफ्जों में मैं कहूंगी कि जिन लोगों का कुव्वत हाजमा जो है वो स्ट्रांग होता है, जिनकी गट, जिनकी जो पेट है, उनका जो है वो दूसरे नंबर पे कुव्वत मुदाफियत, कुव्वत हाजमा, आपका गट, आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो ओके होगा तो आपको आप जो मर्जी खाएंगे कभी भी फैट एक तो डिपॉजिट नहीं होगा, मोटे नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ अपना जो है ना, आपने अपना मेटाबॉलिक फास्ट करना है। और मेटाबॉलिक फास्ट करने के लिए आजकल जो चटनियां हैं जिसके अंदर जो है बहुत मजे की जो है वो चटनी बनती है, आप देखें जिसके अंदर पुदीना है, लहसुन जाता है, हरी मिर्च जाती है, हरा धनिया जाता है, कच्ची केरी आई हुई है आजकल, कच्चा आम वो जाता है, इतनी मजे की जो है ये चटनी बनती है। अगर ये वाली चटनी बना के आप दोपहर के खाने के अंदर अपने खाने के साथ इसको ले, और दूसरे नंबर पे आप जो है वो सुबह खाली पेट आप क्या करें कि आप तुखमे पालंगा, चिया सीड और साथ भून कतीरा, ये अगर आप रात को जो है वो भिगो देते हैं, बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं, एक चाय का चम्मच जो है वो तुखमे पालंगा, एक चाय का चम्मच चिया सीड, एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो भून कतीरे का, एक प्याले के अंदर, कितने प्याले के अंदर एक गिलास पानी डाल के रात को भिगो दे, सुबह को उठ के इसी के अंदर आप जो है वो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें और इसको जो है वो आप बेशक हल्का सा चिल कर ले, जरूरी नहीं है गरम गरम पीना।
तो इसको आप उठते साथ ही अगर आप पीते हैं, आप देखेंगे कि आप एक तो पेट आपका भरा रहेगा और दूसरे नंबर पे वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है, आपकी स्किन को ग्लो करेगा। दूसरे नंबर पे सारा दिन आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, ठीक है। सही। ये नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पे खाना खाने के बाद जो बेहतरीन कहवा है, आप क्या करें कि आप जो है वो पुदीना घर लाके धो के उसको किचन में रखें, 1-2 दिन में ड्राई हो जाएगा। हाथ से मसल के उसका जो है वो पाउडर बना लें। आप क्या करें, पुदीने के पत्ते सपोज 1 कप है, आधा कप उसके अंदर आपने सौंफ का डाला, 4-5 इलायची डाल के इसको जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो पाउडर सा बना लें। और इसको आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं, जॉब पे हैं या जो भी है, आपने क्या करना है, 1 कप गर्म पानी का करना है, 1 चाय का चम्मच वाला पाउडर डाले, दम करे, इसमें हल्का सा लेमन स्क्वीज कर ले, 1 चुटकी नमक की डाल ले। अगर आप हनी नहीं लेना चाह रहे या डायबिटिक वगैरह हनी ले ले। तो खाना खाने के बाद अगर 10 मिनट के बाद ये वाला कहवा ले लेते हैं, जिन लोगों का खाना हजम नहीं होता, पेट में गैस होती है, बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग हो जाती है, खाना खाया हुआ 4-4 5-5 घंटे डकार आते रहते हैं, ये उन लोगों को भी जो उन लोगों के लिए भी बेहतर है, फौरन खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों को खाना खाने के फौरन बाद आप देखें कि जो है वो मोशन आ जाता है, पेट में दर्द जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कहा। हाँ जी, तो उन लोगों के लिए भी बेहतर है। तो आप सिंपल अगर इस तरह की चीजों को जो है वो फॉलो करेंगे। और दूसरे नंबर पे लेमन ग्रास और सना मक्खी, इनके जो है ये आप अपने पास रखें रात को सोने से पहले। अगर आप इसका जो है वो कहवा ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ओवरनाइट आपकी अगर बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट है, बड़ा लाइटली ये जो है ये आपके फैट को जो है आपकी बॉडी से जो है वो निकालेगा। अच्छा, एक और जो बहुत बहुत मेन इश्यू है वेट के बढ़ने का और कम ना होने का, कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, उन लोगों के भी ये वाले मसले मसाइल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खाना हजम नहीं होता और जो है वो तकलीफ में रहते हैं, स्किन के ऊपर इश्यूज, एलर्जीज वगैरह जो मसले शुरू हो जाते हैं, उनके लिए जो है वो बेहतरीन है। यहाँ तो जो है वो मार्केट से हड़ का मुरब्बा ले आए, 2 जो है वो हड़ ले, उसको धो के तो वो आप जो है वो रात को खा लें, चाहे नीम गर्म दूध के साथ ले ले या पानी के साथ ले ले। 2 हड़ ले ले, वो खाना शुरू करें, 15 दिन के लिए ले, 3 महीने के बाद फिर 15, अगर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। या आप क्या करेंगे, आप काली हड़ ले, 1 पाव काली हड़ लेके 1 खाने का चम्मच देसी घी डाल के उसको नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर जो है ना वो आप रोस्ट कर लें, वो डबल हो जाएगी अपने साइज में। उसके बाद तोड़ के उसकी जो है वो गुठलियों को आप निकाल दें, इसका पाउडर बना के रख लें। इसमें साथ थोड़ा सा भुना हुआ आप जीरा डाल दें। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पता है वो कहते हैं ना कि जो कब्ज है ये बीमारियों की जड़ है या माँ है। तो जब जिन लोगों को कब्ज है, ये वाला पाउडर, ये वाली फक्की, चाहे सुबह में खाली पेट भी ले सकते हैं, इसको रात को सोने से पहले ले लें। आप बिलीव करें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका एक तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी और दूसरे नंबर पे सिर्फ इस एक चूरन के साथ ही आपका जो है वो वजन जो है वो बड़ा तेजी से जो है वो एक नेचुरल वे के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता, ये तो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से आपने डिटेल में बता दिया, इसकी रेमेडी भी बता दी, जिनको खाना हजम नहीं होता, वॉमिट फील होती है, उबकाई सी आती है, उनके लिए क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो सबसे पहले तो अवॉइड करें बेकरी की चीजें, ठीक है, जैसे शवारमा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा, जिनके अंदर मैदा बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वो सबसे पहले तो इसको साइड के ऊपर कर लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरा से जो मैंने पुदीने का जिक्र किया, आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि पुदीना एक मैजिकल जो है वो हर्ब है हमारे डाइजेस्टिव के लिए। जो इशू प्रॉब्लम आपने बताया, जिन लोगों का ये इशू है, जिनकी आप बात करें, जैसे वॉमिट फील होना शुरू हो जाती है, खाना, उनके लिए जो बेहतरीन जो है वो एक ड्रिंक है, बहुत मजे का ड्रिंक है, शायद मैंने पहले भी इसका जो है जिक्र किया हो। आप क्या करेंगे, आप 1 गिलास पानी ब्लेंडर के अंदर डालें, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालें, 1 खाने का चम्मच उसमें अनारदाने का डालें, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इसको स्ट्रेन करके इसमें 1 चुटकी जो है वो आप नमक की डाल लें, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें। तो जिन लोगों को ये इश्यू होते हैं ना, तो वो ये खाना खाने से पहले
इस ड्रिंक को जो है ये ले, आधा, 1 गिलास बना है, आधा गिलास खाना खाने से पहले ले ले और आधा गिलास खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद ले लें। ये कंटिन्यू 15 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका प्रॉब्लम जो भी इससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, खाना हजम नहीं होना, ऐसे लगता है जैसे वॉमिट आ जाएगी या बार बार जो है वो फौरन खाना खा के वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो उन लोगों के लिए पुदीना, अनारदाना और उसके अंदर जीरा, ये बेहतरीन कहवा है। इसको चाहे कहवे की फॉर्म में ले लें, चाहे इसको शेक करके जो है वो चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने रेमेडीज बताई है हमें। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम रेमेडीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे वेट लॉस करें, डाइजेशन कैसे बेहतर करें, अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करें। ज़िंदगी में इतने सारे मसले होते हैं लोगों के, वो कैसे हल हों। तो नैयर आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो है वो बता रही हैं, तो उनसे मज़ीद भी बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, आपा ये बताइए कि गर्मियों में कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं? लोग आपसे क्या पूछते हैं सबसे ज़्यादा कि भाई हमें गर्मियों में ये प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हमें ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, BP लो हो रहा है, तो क्या कंप्लेंट्स होती हैं और उसकी रेमेडी क्या है? जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ एक्सेसिव स्वेटिंग की, अगर मैं बात करूँ कि जी बहुत ज्यादा BP लो हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इंस्टेंट? हाँ जी, बिल्कुल यही इशू हो रहे होते हैं। बहुत ज्यादा जो बच्चे आजकल, ज्यादा लोग जो कंप्लेन करते हैं यही करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और फिर स्वेटिंग वगैरह ये इश्यूज आती है। अगर जिन लोगों का जो है ये ब्लड प्रेशर लो होने का प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है वो आप देखें निमकोल जो मेडिकल स्टोर से मिलता है, हर फ्लेवर में मिलता है, वो सिर्फ उन दिनों लिया जाता है जिन दिनों डायरिया या मोशन लगे हुए हो, तो पानी की कमी या मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का अगर ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से या स्वेटिंग हो रही है, तो मिनरल्स की बॉडी के अंदर वो कमी हो जाती है। तो निमकोल ऑरेंज फ्लेवर में, लेमन फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी, डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर है। तो वो क्या करें, निमकोल का साशे अपने साथ रखें। कॉलेज में है, स्कूल में है, ऑफिस में है, जो उसकी रेशो बताई हुई है वो जो है वो बना के बॉटल के अंदर उसको जैसे 4 गिलास पानी के अंदर एक साशे डालना होता है। तो जिन लोगों का ये है वो निमकोल ले। नमकियात की कमी जब बॉडी के अंदर होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो जब नमकियात की, मिनरल्स की कमी पूरी होगी तो आप देखें बहुत ज्यादा जिन लोगों को स्वेटिंग होती है या ब्लड प्रेशर लो होता है तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बेहतरीन है कि सौंफ और जीरा और अजवाइन, ये तीनों हम वजन लेके धो के साफ सुथरा करके इसका जो है वो सूप बना ले, इसके अंदर पिंक सॉल्ट जो है वो डाल के रख लें। तो ये चुटकी चुटकी जो है वो, अगर पानी कैरी नहीं कर सकते तो एक चुटकी चुटकी जो है वो इसकी लेते रहेंगे। इसके साथ भी जो है वो ब्लड प्रेशर लो होने का जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो नहीं है। सही। अच्छा, ये बताएं कि अब क्योंकि सीज़न ऐसा है कि सनबर्न है, इसके अलावा जो है हीट वेव, अब क्योंकि कहा गया है कि भाई 1 मई से लेकर 3 मई तक बड़ी हीट वेव होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो अगर किसी को लू लग जाती है, कोई जद में आ जाता है हीट वेव की, तो वो क्या करे? और सनबर्न का भी बताइएगा, जो स्किन जो है वो झुलस सी जाती है, उसके बारे में बताइएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। आगे जो हीट वेव आएगी उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आप कैप रखें, ठीक है, अगर मजबूरी है, जाहिर सी बात है, जॉब है या जाना है, घर से बाहर निकलना है, कैप रखें। छाता, छतरी जो है वो उसको लाजमी जो है वो रखें। ये नहीं कि अपने एहतियाती तदाबीर है ये लाजमी रखें। कोई रुमाल रखें जिसको गीला करके आप अपनी नेक के ऊपर रखें, जो बाइक चलाने वाले जो है वो लड़के हैं जो भी, तो अपने आप को, और दूसरे नंबर पे अपनी बॉडी को हाइड्रेट जो है वो रखें। और तीसरे नंबर पे बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पंजाब में तो सत्तू, जो जौ है, जौ का आटा, ये आता है बहुत ज्यादा हमारे गांव देहातों वगैरह से तोहफा, और शक्कर। जौ और शक्कर, सत्तू का और शक्कर का जो शरबत है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, ये लू लगने से बचाता है। अगर आपके पास ये नहीं है, आजकल के बच्चे ये नहीं पीते, आप क्या करेंगे, आप जो है वो 1 कप के करीब जौ धो के रात को 1 जग पानी के अंदर भिगो दें। सुबह में उठ के आप इसको 2 या 3 बॉइल दें, उसके बाद इसको स्टेन कर दें। इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल दें, थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा इसमें पिंक सॉल्ट डाल दें, हनी डालना चाहे हनी डाल दें। तो ये वाला जो पानी है ये आप अपने साथ कैरी रखें। जो लोग ये जौ का पानी जो है वो कंज्यूम करेंगे, जिन लोगों की प्रॉब्लम मसला है कि उन्होंने बाहर निकलना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ जो है वो गर्मी जो है, अगर हीट में गए भी हैं तो किसी भी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट
नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे खीरा है, दोपहर के जो है वो आप दोपहर में खीरे का सैलेड जो है वो ज्यादा यूज करें। अच्छा। खीरा ले, तो खीरे ले, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल ले, थोड़ा सा उसमें नमक डाल ले। हाँ। तो वो आप खीरा जो है वो लाजमी खाएं, ताकि वो भी आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और ठंडक देता है, ठंडक का जो है वो एहसास देता है। उसके बाद जो है वो तुकमे बालंगा का रिसर्च मैंने गूंद कतीरे का आपको बताया, वो आप ज्यादा से ज्यादा लें। हाँ। उसके बाद जो है वो आप देखें कि जो है वो आलू बुखारा और इमली का शरबत। अच्छा। ठीक है, फिजी ड्रिंक को छोड़ दें। आप अपनी बॉडी को, कहने का मतलब है, किसी भी तरह से हाइड्रेट करें। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा, मैंने सनबर्न का आपसे पूछा था कि स्किन झुलस जाती है तो उसके लिए क्या करें, मतलब घर आके फौरी तौर पर क्या रेमेडी करनी चाहिए कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाए और बेहतर हो जाए स्किन? टॉनर जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ये बना के ये लाजमी आप अपनी पॉकेट के अंदर अपने बैग में रखें। Sure. आपने क्या करना है, 100 ml जो है वो रोज वाटर लेना है। Right. उसके अंदर एक बड़ी चुटकी आपने जो है वो कफ फ्रूट की डालनी है, और पंसारी की दुकान से ही आपको जो है वो मेंथोल क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। सही। 1 या 2 क्रिस्टल आपने इसमें मेंथोल के डाल देने हैं जस्ट। इसको आप जो है वो मिक्स कर ले, ये आपका 15-20 दिन खराब नहीं होगा। सही। तो इसको आप कैरी करें। आप जैसे धूप में गए, स्किन बर्न हो रही है, आप इस वाली बॉटल को निकालें, आंखें बंद करें, पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लें। आप बिलीव करें, इस तरह से होगा कि बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, और सन बर्न की वजह से जो इचिंग, रैश, खारिश हो रही है, हाँ। उसी टाइम जो है ये स्किन को जो है वो नॉर्मल कर देगा। ये टॉनर बेहतरीन है इस तरह के लोगों के लिए। इसको लाजमी आप बना के रखें, सिर्फ फेस पे नहीं। अगर आपके हाथ जो है वो बर्न हुए हैं, आपका एक्सपोज्ड एरिया जो है बर्न हुआ है, तो आप सब पे जो है इसको स्प्रे करें। अपने पास टिश्यू रखें, हल्का हल्का टिश्यू ऑफ कर लें। अगर कोई डस्ट वगैरह हुई है, वो डस्ट भी रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन रिलैक्स भी हो जाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नैयर आपा, आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो के लिए निकाला और बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो हैं वो हमारे साथ में शेयर की। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियस 10।